अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवालनामा के साथ मैं हूं इमरान सनाउल्लाह। नाज़रीन, बात करेंगे अमेरिका और ईरान के दरमियान उस मुजव्वज़ा अमन मुआहिदे की जिसके बारे में गुज़श्ता चंद दिनों से पूरी दुनिया की नज़रें जमी हुई हैं, लेकिन मुआहिदे पर दस्तखत के हवाले से अब भी गैर यकीनी सूरत हाल बरकरार है और दोनों जानिब से मुतज़ाद बयानात सामने आ रहे हैं। अमरीकी सर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान के साथ अमन मुआहिदे पर दस्तखत आज यानी कि इतवार को होंगे और मुआहिदे के बाद आबनाए हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर खोल दी जाएगी। ताहम दूसरी जानिब ईरान की फ़ौज और मुज़ाकराती टीम के करीबी ज़राए ने इस दावे को मुस्तरद करते हुए ये वाज़ेह किया है कि ईरानी मुज़ाकरातकारों ने इतवार के रोज़ किसी भी मुआहिदे पर दस्तखत न करने से मुताल्लिक अपना मौक़िफ़ पहले ही दे दिया है। ईरानी हुकाम का ये भी कहना है कि सर ट्रंप 14 जून को अपनी सालगिरह के मौके पर इस तकरीब का इनेकाद करना चाहते हैं और इसे एक अलामती और सियासी कामयाबी के तौर पर पेश करना चाहते हैं, जबकि ईरान अभी तक अमेरिका के साथ मुजव्वज़ा मुफाहमती याददाश्त पर किसी हतमी फैसले तक नहीं पहुंचा। ईरानी खबरसा इदारे फारिस न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक ईरान की मुज़ाकराती टीम के करीबी ज़राए का ये भी कहना है कि मुजव्वज़ा मुआहिदे के सियासी, कानूनी और तकनीकी पहलुओं का जायज़ा अभी जारी है। ईरान ने ना तो किसी तजवीज़ को हतमी तौर पर कबूल किया है और ना ही इस हवाले से कोई बाज़ाब्ता मौक़िफ़ इख्तियार किया है। यही वजह है कि दस्तखत की तारीख़ और मुआहिदे के मुस्तक़बिल के हवाले से भाव बदस्तूर मौजूद है। उधर अमरीका के अंदर भी इस मुमकिना मुआहिदे पर शदीद सियासी बहस जारी है। डेमोक्रेटिक रहनुमाओं ने सदर ट्रंप को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। कैलिफोर्निया से ताल्लुक़ रखने वाले सेनेटर एडम शेफ का कहना है कि सदर ट्रंप जंग के खात्मे के दावे कर रहे हैं, लेकिन माजी में भी ऐसे मुताद्दिद दावे किए गए जो अमली शक्ल इख्तियार ना कर सके। उनके मुताबिक नई जंगें शुरू हुई, अखराजात बढ़े और अमरीकी अवाम को नुकसान उठाना पड़ा। इसी तरह से रुकन कांग्रेस सेथ मोल्टन ने इस मुमकिना मुआहिदे को हथियार डालने की दस्तावेज करार दिया है और उनका ये कहना है कि तकरीबन $100 अरब के अखराजात और 14 अमरीकी फ़ौजियों की हिलाकत के बाद अगर हासिल होने वाली वाहिद चीज़ आबनाए हुर्मुज़ की बहाली है जो जंग से पहले भी खुली थी, और तो फिर इसमें कामयाबी क्यों करार दिया जा रहा है इसको? तो क्या वाकई अमेरिका और ईरान किसी हतमी मुआहिदे के करीब पहुंच चुके हैं? अगर मुआहिदा तय पाता है तो खित्ते की सियासत, आलमी मईशत, तेल की मंडी और मशरिक़ वुस्ता की सिक्योरिटी पर इसके क्या असरात मुरतब होंगे? और अगर मुज़ाकरात तातुल का शिकार होते हैं तो क्या कशीदगी दोबारा बढ़ सकती है या नहीं? इसी पर बात करेंगे थी। हमें ज्वाइन कर लिया है उस्मान शाहिद साहब ने, जो कि माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर हैं। उस्मान साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। इसके साथ साथ हमें चेयरमैन तहरीक जवानाने पाकिस्तान अब्दुल्ला हमीद गुल साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं, उनको भी प्रोग्राम में हम वेलकम करते हैं। उस्मान साहब, आपसे हम आगाज़ करते हैं। उस्मान साहब, डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं आज के दिन, आज मेरी सालगिरह है और मैं इस मुआहिदे को सेलिब्रेट करना चाहता हूँ, लेकिन ईरान कहता है हम आपको ऐसा नहीं करने देंगे। तो क्या 1-2 रोज़ में ये मौका आन पहुँचेगा या फिर दोबारा से मामला जो है लटक जाएगा? में ईरान जो है ये साबित करने में कामयाब रहा है कि जो चीज़ जो है अमेरिका ने हारी है मैदान जंग में, वो इतनी आसानी से मुज़ाकरात की टेबल से वो नहीं उठा सकते हैं। और मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप की कोशिश थी कि वो 14 जून को जो है ना एक नैरेटिव शेपिंग के लिए इस मामले को सारा इस्तेमाल करें। आप याद रखें जिन हालात में डोनाल्ड ट्रंप गुफ्तगू कर रहे हैं उस वक्त देखें सेनेट की क्या सिचुएशन है कि सेनेट के अंदर वहाँ के ऊपर हमें फ्रैक्चर्ड नज़र आती है ये पूरी की पूरी पार्टी। वो $350 बिलियन इनको रिलीज़ करके नहीं दे रहे, वो इलेक्शन के हवाले से जो लेजिस्लेशन है उसके अंदर रुकावटदार हैं इनके अपने ही बंदे, वो लोग जो रिटायर्ड होने जा रहे हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप को कहते हैं कि हमने योलो कॉकस को ज्वाइन कर लिया और हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए मुश्किलात बढ़ती चली जा रही हैं। आपको याद होगा पिछले हफ्ते लोअर हाउस के अंदर इन्होंने वॉर पावर रेजोल्यूशन जो थी उसके अंदर डिफेक्शन हुई और 4 लोग इस तरफ चले गए हैं। तो लोअर हाउस के अंदर, और वैसे भी हाईली लाइकली है कि नवंबर के अंदर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डोनाल्ड ट्रंप जो है लूज़ कर देंगे। इरानियन ने इतवार वाले दिन जो चीज़ साबित की है रीजन में पहली दफ़ा, हम हमेशा कहते थे कि ये प्रॉक्सीज़ की बात करते थे कि वो डके छुपे जो हैं उनकी मदद करते हैं, लेकिन उन्होंने जैसे ही लेबनान पे स्ट्राइक हुई तो जो नई पौध आई है वहाँ के ऊपर ईरान में, उन्होंने इस चीज़ को गेज कर लिया है कि सफारती तौर के ऊपर वो उतना लेवरेज गेन नहीं कर पा रहे जिस तरीके से इलाकाई ताकत को इस्तेमाल करने के अंदर उन्हें फ़ायदा पहुँच रहा है। इसीलिए रिस्क रेडी स्ट्रेटजी के तहत उन्होंने हिट किया इसराइल को वहाँ के ऊपर है। तो इरानियन जो हैं दहाइयों के अंदर ये साबित करने में कामयाब रहे, उनके पास मीन्स हैं, वसाइल हैं उनके पास कैपेबिलिटी और उनके पास विलिंगनेस है इसराइल को हिट करने की वहाँ के ऊपर है। तो मेरे ख्याल में सिचुएशन जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के हक में किसी सूरत के अंदर नज़र नहीं आती, बल्कि ईरान के अंदर तो अखबारात आज भी लिख रहे हैं
कि आपने जो जंग जीत चुके हैं वो ख़राब मुआहदे की सूरत में उसे शिकस्त में ना बदलें। और वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है, तेहरान में कल प्रोटेस्ट हुआ है अब्बास अराक्ची के खिलाफ है कि आप मुल्क से निकल जाएं, आपने आयतुल्लाह के खून का जो है सौदा किया। और बाकर कालीबाफ को लेके भी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है लोगों ने एहतजाज किया है। तो मेरे ख्याल में इरानियन इस चीज़ को समझ चुके हैं, तासुर इंप्रेशन ये बन चुका है। और डोनाल्ड ट्रंप के लिए जीत का क्या मतलब है, जीत का क्या म्यार है डोनाल्ड ट्रंप का? जैसे अभी आपने बात की इंट्रो के अंदर है, अब नाए हुर्मस जो है वो तो पहले से खुली हुई है। और फिर जो खबर आई कल, मैं देख रहा था राइटर्स को है कि खबर के $3 बिलियन जो है वो यूएई की तरफ से राइटर्स क्लेम कर रहे हैं कुछ सोर्सेज को कि वो उन्हें दिए गए हैं, और वो गारंटी के तौर के ऊपर कि वो उन्हें हिट नहीं करेंगे। तो मेरे और उसके अलावा वहाँ के जो नेशनल सिक्योरिटी के एडवाइजर हैं उनके गेस्ट हाउस में जाके आईआरजीसी के लोग रुके। लेकिन उस्मान साहब, यूएई ने उसकी तरदीद भी की है, लेकिन खबर तो यही है कि $10 अरब का इत्तफाक जो है, देने का इत्तफाक जो है वो यूएई की जानिब से वो सामने आया है। लेकिन अब्दुल्ला मिदगुल साहब, अभी ट्रॉफी कहाँ पर है इस डील के अंदर, इस एमओयू के अंदर, इस मुफाहमती याददाश्त के अंदर? डोनाल्ड ट्रंप जो चाहते थे, क्या इस डील में उनको मिल पा रहा है? और ईरान ने कह दिया है कि हम हैं फातेह जंग। तो डोनाल्ड ट्रंप कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, कहाँ स्टैंड करते हैं? और ईरान जो पहले से ज़्यादा मजबूत होकर सामने आया है, क्या पूरी दुनिया को ये अफोर्ड कर पाएगी दुनिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी अच्छी गुफ्तगू की है अभी हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने। देखिए, जहाँ तक डोनाल्ड ट्रंप साहब की बात है, तो मेरा ख़्याल है डोनाल्ड ट्रंप एक लूज़र हैं और वो अब शिकस्त के जबड़ों से फ़तह बरामद करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि उनके लिए मुमकिन नहीं होगी। ईरान के अंदर एक सोच है, यही कहा जाता था कि उनकी पुरानी लीडरशिप को मत शहीद करो, और अगर तुमने कर दिया तो अब तुम तैयार रहो, भुगतोगे, क्योंकि अब जो सूरत हाल बन रही है वो तो ईरानी कौम कहती है कि न्यूक्लियर बनाना पड़ेगा। अब वो आयतुल्ला खामेनाई के जो मादी का फतवा था, गो कि वो आज भी लागू है, लेकिन लोग उससे सहमत नहीं हैं। लोग ये चाहते हैं कि उनकी मुस्तकबिल की सिक्योरिटी गारंटी बने। वो कहते हैं ना कि मुश्किलें इतनी आई कि वो आसान हो गई, उनके ऊपर इतनी बमबारी हुई। मीनाब के ऊपर आज मुझे बड़ा अफसोस है, कई चैनल्स के ऊपर ये बात की गई कि डोनाल्ड ट्रंप को सालगिरह की मुबारकबाद दी गई। किस आदमी को? जो मीनाब की बच्चियों का कातिल है, जो मुसलमानों का कत्लेआम करवा रहा है, जो असला छोड़ गया अफगानिस्तान में और वो पाकिस्तान के मासूम लोगों के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। कौन सी चीज के ऊपर उनको सालगिरह की मुबारकबाद दी जा रही है? बहरहाल ये तो एक अपना अपना पॉलिसी की बात है। हाउएवर, इस टाइम पे जो सूरत हाल है वो गल्फ रीजन के अंदर जीसीसी टूट चुकी है तकरीबन। ओआईसी का कोई किरदार नहीं रहा। ओआईसी का अब मेरे ख्याल में रेलेवेंट रहना अब ज्यादा देर कायम नहीं रहेगा। इस सारे मामले के अंदर ओआईसी नजर नहीं आई, दुनिया के अंदर यूनाइटेड नेशन नजर नहीं आई। ईरान से डराते रहे और खित्ते के अंदर जो गल्फ कंट्रीज जिनको ये सहारा था कि अमेरिका और इजराइल की सिक्योरिटी उनको बचा लेगी, वो नाकाम हो गए। 13 उनके एयरबेस उधेड़ के रख दिए ईरान ने। ठीक है कि मेनलैंड अमेरिका को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन जो उनकी प्रेजेंस थी मिडिल ईस्ट के अंदर, जो उनका इजराइल के अंदर क्लाउड था, अनरीचेबल और अनटचेबल का एक उन्होंने ऑरा बनाया हुआ था, वो दैट हैज बीन ब्रोकन इनटू पीसेस। वो इट इज इन शैम्बल्स नाउ। दूसरी जानिब जो है वो मैं ये समझता हूं कि ईरान ने उनकी टेक्नोलॉजी के ऊपर जो है वो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान उठा दिया कि क्या दुनिया में F-35 सिक्योरिटी और सेफ्टी के ज़ामिन है, या उसको कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, उसको न्यूट्रलाइज किया जा सकता है, हिट किया जा सकता है। F-15 को देखें, 43 के से 47 जहाज उनके गिर चुके हैं। दुनिया के अंदर 8 जहाज पाकिस्तान ने गिराए थे इंडिया के, तो जिल्लत और रुसवाई नरेंद्र मोदी का मुकद्दर बन गई थी। अब देखना यह है कि इस सारी पोजीशन के अंदर पाकिस्तान ने तो बेहतरीन किरदार अदा किया। हमें यह देखना है कि हमने अपनी अस्करी हिकमत अमली को भारत के हवाले से जब कामयाबी से हासिल किया, तो उसके बाद हमने सिफारती मौका मिला। क्या हम अब इस सिफारती और अस्करी कामयाबी को अपनी मुआशी तरक्की और इस्तेहकाम के अंदर कन्वर्ट कर पाएंगे? क्या पाकिस्तान के जो मजबूर लोग हैं, क्या उनको सस्ता फ्यूल, बिजली और गैस ईरान से मिल पाएगी,
या अभी भी हम अमेरिकी दबाव का शिकार रहेंगे? ये आने वाले वक़्तों के अंदर चैलेंजेज़ है। हाउएवर मैं ये समझता हूँ कि मौजूदा सूरत-ए-हाल के अंदर डोनाल्ड ट्रंप को ये मिड टर्म इलेक्शन के लिए इजाज़त नहीं दी जा सकती कि उनकी जो 80वीं सालगिरह है, उसके ऊपर ये ईरान का तोहफ़ा हो। ये सवाल ही नहीं पैदा होता, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जी। लबनान के ऊपर जंग जारी है, बमबारी जारी है। उनका ये ख़्याल है कि वो जो उनका दरिया है, उसके ऊपर किसी तरह से कब्ज़ा कर लें, जो कि किसी जगह पे 4 से 6 किलोमीटर दूर है इज़राइल की सरहद से और कहीं जो है वो 70 किलोमीटर है। और वो ये चाहता है इज़राइल कि किसी सूरत ये जंगी हालत, कैफ़ियत बरकरार रहे ताकि 27 अक्टूबर को आने वाले इलेक्शन मुलतवी हो जाएँ और जंगी कैबिनेट जो है वो अपना काम करती रहे। इससे फ़ायदा ये होगा कि मिड टर्म इलेक्शन अमेरिका के अंदर गुज़र जाएँगे। मिड टर्म इलेक्शन के बाद डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर जो थोड़ा बहुत दबाव है, वो भी ख़त्म हो जाएगा, जिसका अभी ज़िक्र किया गया कि किस तरीके से 4 अराकीन जो थे वो उनसे दूर हो गए ये बात कांग्रेस के आपकी ठीक अंदर। है कि पॉलिटिकल तौर पर तो कुछ डेंट जो है वो पड़ेगा, लेकिन अगर इस मुआहदे की हम बात करें तो पाकिस्तान ही तो इस मुआहदे का सरबराह है और पाकिस्तान ने ही चीज़ों को इनिशिएट किया है, पाकिस्तान ने ही तेज़ तरीन सिफारतकारी की है। और जब पूरी दुनिया डिसअपॉइंट हो जाती थी फिर पाकिस्तान की तरफ से कोई जाता था, वज़ीर दाखिला जाते थे, फील्ड मार्शल जाते थे, वज़ीर आज़म एफर्ट्स करते थे। तो सर ये फिर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर की बात कहाँ से आ गई और फिर जनेवा में इस मुआहदे की बात कहाँ से आ गई, फिर यूरोप में जाके मिल बैठने की बात कहाँ से आ गई, इस्लामाबाद में क्यों नहीं बैठ रहे ये लोग? देखें, यही वजह है ना कि इसके अंदर भारत और इसराइल के तो सीने के ऊपर जो है वो मूंग दल रही थी ये बात। उनको ये बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उन्होंने अपने हरकारे वहां दौड़ाए वाशिंगटन के अंदर और ये बातें इधर उधर फैलाने लगे। इसी वजह से ईरान फिर कहता है कि जी इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत कर लो, अगर तुम्हें पाकिस्तान आना कबूल नहीं है तो फिर इलेक्ट्रॉनिक करो। जनीवा की जहां तक बात है तो वो जनीवा में आपको पता है G7 की कॉन्फ्रेंस हो रही है 15 जून से 17 जून तक का। तो वो उसके अंदर कोशिश थी कि जी हम पाकिस्तान से कामयाबी लेके कहीं और इसको सेलिब्रेट करें। ये मुमकिन नहीं होगा। पाकिस्तान इन एनी केस पाकिस्तान ये विक्टोरियस है इस मामले पे। जी। पाकिस्तान ने सीज़ फायर करवाया, हुर्मुज़ खुलवाई फील्ड मार्शल साहब ने और इसी तरीके से पाकिस्तान के ट्वीट के ऊपर अमेरिका ने अपना हमला भी मौखर किया, जो कि मैं समझता हूँ वो तहज़ीब से मिटा देने वाली वो सिर्फ धमकियाँ थीं, क्योंकि अब बाबा जी के पास धमकी देने के अलावा और कुछ रह नहीं गया। इसलिए दूसरी जानिब जो अगर सूरत-ए-हाल के ऊपर गौर किया जाए तो पाकिस्तान का तो किरदार उभर रहा है, लेकिन ज़ाहिर है इसके अंदर कोशिश ये की जाएगी कि ये टाइम बाय कर लिया जाए और फिर वो दोबारा इस खित्ते के अंदर आएँ और दोबारा एक दफ़ा हमला करें। क्योंकि आप देखें 2015 का JCPOA का मुआहदा उसके बाद जो है वो 2018 में तोड़ दिया गया। तो क्या गारंटी है कि आज जो डोनाल्ड ट्रंप मुआहदा करेंगे, कल को कोई और प्रेज़िडेंट आके नहीं तोड़ देगा या इन्हीं के दौरे हुकूमत में नहीं तोड़ दिया जाएगा। ये टाइम बाय कर रहे हैं। इसी वजह से 2 महीने का टाइम रखा गया है कि 2 महीने में बातचीत होगी। साथ ही वो ये कह रहे हैं कि न्यूक्लियर डस्ट ले जाऊँगा। क्या चाइल्ड लाइक गुफ्तगू हो रही है, बचगाना गुफ्तगू कि हम वो ले जाएँगे। भाई ये वो कम से कहते कम हैं जब अमन हो जाएगा फिर किसी अच्छे वक्त पे मैं वहां से निकाल लूंगा। हाँ, 1.5-2 साल का प्रोजेक्ट है ये मुमकिन नहीं होगा। ये कैसे आप ले जाएँगे? वहाँ तो नेतन्स के ऊपर, फरदौक के ऊपर, इस्फ़हान के ऊपर JWB 57 बॉम्ब गिराए थे, बंकर बस्टर, वहाँ बहुत तबाही हुई, लेकिन न्यूक्लियर उनका महफूज़ रहा। तो वो आप न्यूक्लियर डस्ट लेके जाएँगे, ये बच्चों वाली गुफ्तगू करना मेरे ख़्याल में। एक तो दूसरी बात ये है कि डोनाल्ड ट्रंप का आप देखें ईरान को विक्टोरियस करार देना है। क्यों ना करार दें कि वो विक्ट्री हो गई है। यानी कि जब अमेरिका की बारी आए तो हम नहीं उनको फेस शेविंग देनी चाहिए, कोई जगह देनी चाहिए। क्यों देनी चाहिए? व्हेन दे वर रॉन्ग, जब उन्होंने गजा के अंदर इंसानियत का कलमकमा किया, जब उन्होंने जुल्म किया, ज्यादती की, उन्होंने इजराइल को जाके आउट ऑफ द वे, पूरी दुनिया एक तरफ यूनाइटेड नेशन में खड़ी थी और जाके अमेरिका वीटो करता था, बार-बार वीटो करता था। आज आप जो है वो फेस शेविंग क्यों देना चाहते हैं? डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकली, स्ट्रेटेजिकली, मिलिटरीली, टेक्नोलॉजी के तौर पर तमाम जगह अमेरिका को शिकस्त हुई है। बिल्कुल ये बात आपकी अब्दुल्ला अब्दुल साहब बिल्कुल दुरुस्त बात है कि अमेरिका को हर महाज पर शिकस्त का सामना करना पड़ा है और यूरेनियम की जो आपने बात की है तो बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि
अमेरिका यूरेनियम के मामले से भी पीछे हट गया है, बल्कि 2 कदम पीछे हटा है। अब नया रुमस वाला मामला भी है, वहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि ईरान का कंट्रोल जो है वो ज़्यादा नजर आया। फिलहाल के लिए अब्दुल्ला हमीद गुल साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उस्मान शाहिद साहब हमारे साथ हैं मौजूद। फिलहाल हम एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, आप लोग हमारे साथ वेलकम बैक। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम के इस हिस्से में हमें ज्वाइन कर लिया है बाहर पाक अमेरिका ताल्लुकात साजिद तरार साहब ने। साजिद तरार साहब को भी हम प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। इसके साथ साथ में बाहर बैनुल-अक़वामी अमूर डॉक्टर शाज़िया अनवर चीमा साहिबा भी ज्वाइन कर चुकी हैं, उनको भी खुश आमदीद। और उस्मान शाहिद साहब तो स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं ही। साजिद तरार साहब, पहले तो ये बताइए क्या हाल चाल है आपके, और दूसरा ये कि अब जब डील होने जा रही है, डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि आज हो जाए ये डील, क्योंकि आज उनकी बर्थडे है और इसको सेलिब्रेट करना चाहते हैं, एक विक्ट्री के तौर पर पेश करना चाहते हैं, एक ट्रॉफी के तौर पर पेश करना चाहते हैं। लेकिन ईरानियंस कहते हैं जी हम ऐसा नहीं होने देंगे। अगर डील हो भी जाती है, दस्तखत हो भी जाते हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप क्या बताएंगे अमेरिकी अवाम को, क्या लेके गए हैं उनके पास वो? देखिए, सबसे बड़ी बात जो वो डिफरेंस सामने रखने की कोशिश करेंगे कि उनकी डील बराक ओबामा की डील से बेहतर है। उस डील के जो मुसलसल उसको वो क्रिटिसाइज करते थे अपने इलेक्शन पीरियड में कि बहुत ज्यादा पैसा यहां से भेजा गया और वो पैसा जो है डायरेक्टली हिजबुल्लाह और हमास के पास गया, हौतीज के पास गया। और तीसरी सबसे बड़ी बात जो है इस वक्त जोर है कि ईरान ना सिर्फ डेवलप कर पाएगा बल्कि खरीद भी नहीं पाएगा एटॉमिक वेपन्स। तो ये बात अपने अवाम को बताएंगे कि मैंने एक तो इकोनॉमिकली क्रिपल कर दिया ईरान को, मैंने उनकी, जिस तरह वो बार बार कहते हैं, नेवी एयरफोर्स खत्म कर दी, और फिर वो बताने की कोशिश करेंगे कि मेरी डील ओबामा से बेहतर थी, फ्यूचर में भी अब ईरान जो है दुनिया के लिए थ्रेट नहीं होगा, ये बताने की कोशिश करेंगे। आज उनकी बर्थडे है, उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि आज ये पाया तकमील तक पहुंचे। लेकिन इसमें एक बात ऐड करना चाहूंगा जो मैं समझता हूं हर पाकिस्तानी के लिए काबिल फख्र है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, कि इस डील का नाम जो है वो इस्लामाबाद अकॉर्ड है। और ये यहाँ पे बात आज हो रही है कि इस मुआहदे के अगले मराहिल जो है वो भी पाकिस्तान में जो है वो मुज़ाकरात होंगे फ्यूचर में। तो मैं आज, मेरे लिए बड़ा एक खुशी वाला दिन है, हर पाकिस्तानी के लिए खुशी वाला दिन है कि पाकिस्तान 1 साल के अंदर जंग से निकलकर अब दुनिया की तीसरी आलमी जंग को रोकने की कोशिश कर रहा है। और दुनिया के हर कैपिटल, हर जरीदे, हर अखबार में आज पाकिस्तान के नाम से सुर्खियां लग रही हैं। कल मैं इतना खुश था, कल वाले दिन दुनिया के सारे चैनल्स ने, सारी अखबारों ने हमारे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की बात को कोट कर रहे थे कि ये मुआहदा जो है अगले 24 घंटे में होने वाला है। तो मेरे ख्याल में इट्स अ रिमार्केबल थिंग फॉर पाकिस्तान। जंगें ईरान, इजराइल, अमेरिका ने लड़ी, लेकिन जीती मेरे वतन अजीज ने। बिल्कुल जी, पाकिस्तान की एफर्ट्स को एक्नॉलेज किया जा रहा है। लेकिन डॉक्टर शाज़िया अनवर चीमा, एक तो आप मुसलसल मुस्कुरा रही हैं, इसकी भी हम आपसे वजह पूछेंगे। दूसरा ये कि बड़ी सख्त तनकीद का सामना भी करना पड़ा है डोनाल्ड ट्रंप को, और कांग्रेसमैन कुछ कह रहे हैं कि जी ये तो जैसे कि ये मुआहिदा ऐसे ही है जिससे कि डोनाल्ड ट्रंप ने हथियार डाल दिए हैं, और फिर वो कहते हैं कि $100 अरब का नुकसान है हमें हुआ है, 14 अमरीकी फौजियों की हलाकत हुई है। तो वहाँ पर क्या सिचुएशन होगी? क्या डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह की ट्रॉफी चाह रहे थे उन्हें ये ट्रॉफी मिली है, और पॉलिटिकली उनको कोई इसका बेनिफिट नजर आता है आपको? देखिए, सबसे पहले तो जो साजिद साहब बात कर रहे हैं, पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत बड़े फ़ख्र की बात है कि जो कुछ भी अचीव किया है उसकी डिटेल्स बताने से पहले जो कुछ भी अचीव हुआ है वो पाकिस्तान की मदद से हुआ है। और आई हैव बीन टोल्ड कि जो लोग इसमें शामिल हैं वो 2 घंटे सिर्फ सोते रहे हैं 24 घंटों के दौरान। ये जंग जो है वो हमारी नहीं थी, जंग हम लड़ नहीं रहे थे, सिर्फ इस खित्ते को बचाने के लिए हम इतना ज्यादा हमने एफर्ट किया। और किस तरह से हम जो है पूरे रीजन में हमारे हाई ऑफिशियल्स भी फिरते रहे हैं इधर से उधर से, और अगर उनकी डिटेल में जाएं तो एक प्रोग्राम कम पड़ जाएगा। दूसरी बात जो हमारे नाजरीन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि ये डील या कोई एकॉर्ड जो है वो नहीं है, ये MOU है। ठीक। और मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो होते हैं जो मफाहमती यादाश्त को कहते हैं, नॉन बाइंडिंग होते हैं, कोई इनकी लीगल वैल्यू नहीं होती। और ये भी पाकिस्तान की ही जो है वो अकल का जो है वो पेशखेमा है कि डील पे तो पहुंचा जा ही नहीं सकता था। दोनों पार्टीज जो है जब उसे डील्स के जो है नुकात तय करने बैठती तो बात तो कहीं पहुंचनी ही नहीं थी। तो फिर दोनों को ये डिसाइड करवाया गया कि एक आप मफाहमती यादाश्त पे दस्तखत करिए। बात सुनने में आ रही है कि शायद ये ईरान जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली करेगा और उधर से जेडी वैंस होंगे और शायद ये जिनीवा में हो।
और एक खबर जो है, अब पता नहीं वो कितनी उसकी तस्दीक हो चुकी है कि वो ये हो भी इलेक्ट्रॉनिकली साइन हो भी गए हैं। बहरहाल हम इस चीज की तरफ नहीं जाते। जी। तो ये जो एक एमओयू है, इसकी अगर हम क्लॉजेस की तरफ जाए तो दोनों पार्टीज कह रही हैं कि जी हम अभी इनको पब्लिश नहीं करते, ओपन नहीं कर रहे हैं, लेकिन साथ ही आपको न्यू मिल भी जाती हैं इंफॉर्मेशन उन क्लॉजेस की। और अगर हम रफली उन क्लॉजेस को टच करते जाएं तो उसमें पहली 4 ही ऐसी हैं जिसको देखकर आपको अंदाजा हो जाता है कि कोई डील जो है होना नामुमकिनात में से था। मसलन ये कि ईरान ने कहा है कि स्टेट ऑफ हुर्मुज पे वो अपना कंट्रोल रखेगा, तो उस डील के अंदर शामिल है। अब दोनों अगर पार्टीज इसके नुकात को ओपन नहीं करते हैं तो दोनों के पास इस बात का लेवरेज है कि अमेरिका कह देगा कि जी हमने स्टेट ऑफ हुर्मुज खुलवा दिया और उस पर कोई टॉल नहीं है, और ईरान कहेगा कि स्टेट ऑफ हुर्मुज पे हमारा है कंट्रोल और हम उस पर टॉल नहीं ले रहे, हम एनवायरमेंटल फी ले रहे हैं। ठीक। जहां तक फ्रोजन एसेट्स हैं तो उसको भी अभाम में रखा गया है। ईरान जो है वो कह रहा है कि उसके फ्रोजन एसेट्स उसको मिल गई, उसकी विक्ट्री है। अमेरिका कहेगा कि हमने कोई जो एसेट्स हैं वो डिफ्रॉस्ट नहीं किए हैं, ये तो उन्होंने थर्ड पार्टी इन्वॉल्व की है जो कि पैसे देगी। और जहां तक लेबनान का मसला है कि वो अमेरिका मान गया कि जी वो सीज फायर का हिस्सा है, लेकिन इसराइल और हिब्रू मीडिया कल से चीख रहे हैं कि हमारी अपनी सॉवरन कंट्री होने की वजह से हम अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे। तो ये भी बात जो है वो साइड पे हो जाएगी। सैंक्शंस वैसे ही इरेलीवेंट हो गई हैं। डॉलर सैंक्शंस जो है ना चाइना उसको मान रहा है, ना रशिया उसको मान रहा है। तो मेरा इन पहले 4 पॉइंट से ही पॉइंट जो मैं बनाना चाह रही हूँ वो ये है कि ये एमओयू, मेरा नहीं ख्याल कि अगर ये साइन हो भी जाता है तो इसके तमाम जो हैं क्लॉजेस पब्लिक की जाएंगी और दोनों पार्टीज इसको अपने तरीके से रीपैकेजिंग करके अपनी विक्ट्री के तौर पे लेके जाएंगी, क्योंकि दोनों पार्टीज का ये मसला था, कोई भी इस मैदान से फातेह के बगैर वापस नहीं जाना चाहता था। और यही पाकिस्तान की सबसे बड़ी जीत है कि फिलहाल जाइए और ये स्ट्रेटेजिक पॉज लीजिए, और हमें भी पता है ये स्ट्रेटेजिक पॉज है। तो फिर उसके बाद जब वापस आप देखें उसके बाद क्या होता है, हम कंसोलिडेट हो जाते हैं, आप वापस आते हैं। बिल्कुल, वो टेक्निकल टीमें जो हैं वो बैठेंगी, जैसे कि कहा भी जा रहा था, बड़े पेचीदा मामलात हैं और इसमें 60 दिन का टाइम भी है। तो उस्मान साहब, अगर जैसे कि मुंजमद असासों की बात की गई है तो बरतानी खबर एजेंसी जो है उसने रिपोर्ट किया है कि अमेरिका ईरान के $25 अरब के मुंजमद असासे बहाल करेगा। फिर ये मुझे बताइए, ट्रस्ट डेफिसिट तो बहुत ज़्यादा है। अभी कुछ दिन पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने मायूस होकर हमला कर दिया था, और ऐसा तो नहीं होगा कि 60 दिन के अंदर ऐसा भी कोई मौका आ सकता है, क्योंकि उतार चढ़ाव तो होगा, टेक्निकल टीमें बैठेंगी तो बहुत से उतार चढ़ाव होंगे, ऐसा तो नहीं होगा कि दोबारा से हमला कर दें वो? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने वो हमला मायूस होकर नहीं किया, वो एक तासुर जो है, एक इंप्रेशन देना चाहते हैं कि उस हमले के नतीजे के अंदर दबाव में आके ईरान ने दस्तखत किए और उनका हमला करने का इन द फर्स्ट प्लेस जो फैसला था वो बड़ा दुरुस्त था। देखें, ये बबल बस्ट हो चुका हुआ है। अमेरिकन इतने नाइव नहीं, या तो हम उन्हें बेवकूफ़ समझ लें अमेरिकन को कि उन्हें कुछ पता नहीं है। वहाँ के ऊपर सेनेटर ये गुफ्तगू करते नज़र आ रहे हैं, उसके बाद जो दूसरा लोअर हाउस है वहाँ के ऊपर ये चीज़ हमने देख ली, वार पावर रेजोल्यूशन के तहत है कि उनकी पार्टी जो है वो फ्रैक्चर्ड हो चुकी हुई है। इस हवाले से वहाँ के ऊपर आवाज़ें उठ रही हैं कि इसकी इकनॉमिक कास्ट, इसकी पोलिटिकल कास्ट। देखें, जब स्टीव बैनन एक साइड के ऊपर खड़ा हो जाए, उसके अलावा जो कैंट हमने देखा कि वो वहाँ के ऊपर रिज़ाइन कर गए थे, तुलसी गैबर्ट जो है उसको हटा दिया गया, फिर ना इनसे एप्स्टीन का केस हल हुआ, वो टॉम बांडी को वहाँ से हटा दिया इन्होंने, और उसके अलावा टेड क्रूज आपके खिलाफ हो गए। माइक पॉम्पियो जो है इस मुआहदे को लेके इसीलिए तो नहीं लेके आ रहे कि खुद अमेरिका के अंदर जो ज़ायनिस्ट लॉबी है वो इस चीज़ को लेके अपना ट्रंप पे दबाव बढ़ा रही है। इसीलिए इजराइल के हवाले से मेरे ख्याल में एक अपना वहाँ के ऊपर एक नैरेटिव सर्टन जो शेप हो रहा है कि इजरायली जो है वो कंफर्टेबल नहीं है इस सारे मामले से। लेकिन जेडी वैंस ने कल कह दिया कि वो हो ना हो, हमने अपने अमेरिका के अवाम के मफाद के अंदर करना है। और अभी इप्सॉस ने, राइटर्स ने जो सर्वे किया हालिया, उसमें 70% लोग तो कह रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ लिविंग के लिए ट्रंप के जो है वो ठीक तरह से काम नहीं कर रहे, प्रेशर माउंट हो रहा है दुनिया के अंदर, ट्रिगर हो गया ये तवानाई का बहरान, और उसके अलावा ग्लूमी सिचुएशन। अगर हम इकनॉमिक आउटलुक को देखें तो जो एतमाद बहाल हो रहा है, फील्ड गुड फैक्टर आ रहा है, 4 माह से नीचे ब्रेंट क्रूड आ चुका हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप ने कोई स्ट्रेटेजिक गेन नहीं किया, उल्टा जो इरानियन है उन्होंने अपना के सर्वाइवल मूड से ला के जंग जो है वो स्ट्रेटेजिक गेन में बदल दी, और उन्होंने डेटरेंस जो है वो उसे एक्सटेंड कर दिया। अब उनकी रेड लाइन्स, उनके बॉर्डर तो नहीं है, वो तो वहाँ के ऊपर डेटरेंस लेके चले गए हैं। लेबनान के ऊपर, लेबनान की सरहद को उन्होंने अपने साथ जोड़ के रखा हुआ है, और वहाँ पे जो मनूवरेबिलिटी है इनकी इजराइलियों की कि हम जो है स्ट्रेच करेंगे और अपनी सरहदें बढ़ाएंगे, और जो उनका बालादस्ती का ख्वाब था वो तो वहाँ पे डाइल्यूट हो चुका हुआ है। और फिर कोई अनचेक्ड, उनकी अनब्राइडल्ड इम्प्यूनिटी नहीं रहने दी इरानियंस ने। देखें, इरानियंस ने इतवार वाले दिन ये साबित कर दिया कि हम ढके छुपे किसी की मदद नहीं कर रहे अपने अलाइज की है,
हम हिट करेंगे वहाँ के ऊपर, और ये न्यू नॉर्म है वहाँ के ऊपर है। और अमेरिका ने क्या किया, उल्टा उन्होंने इजराइल को फ़ोन करके नेतन्याहू को कहा कि आप रिस्ट्रेंट करें। तो मेरा नहीं ख्याल कि इरानियन जो है वो इस चीज़ लेवरेज जो है उससे ट्रांसलेट कराने में नाकाम नज़र आते हैं, बल्कि सऊदी अरेबिया इस चीज़ के ऊपर ऑन बोर्ड है। कतरी वफ्त इस वक्त वहाँ के ऊपर मौजूद है, और अगर राइटर्स क्लेम कर रहा है और टाइम्स ऑफ इजराइल उस खबर को दे रहा है कि $3 बिलियन उनको दे दिया गया, और ये उनकी स्ट्रेटेजिक जो इकोनॉमिक लाइफ लाइन है उन बैंकों के साथ जुड़ी हुई है, जिसे स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम के साथ इन्होंने सीज करके रखा हुआ है, और आबनाए हुरमस को उन्होंने वेपनाइज किया। देखें, सबसे बड़ा यहाँ पे मसला है टाइम का, और टाइम जो है वो इरानियंस के पास तो बहुत ज़्यादा है। इसी तरीके से किया था आयतुल्ला हमीनी ने भी, 444 दिन का जो उन्होंने अंडर सीज रखा था इनके डिप्लोमेट्स को है, सिर्फ जिमी कार्टर को 1980 में हराने के लिए। देखें, जिस दिन जिमी कार्टर हार गया, जनवरी के महीने में जब ओथ सेरेमनी थी रोनाल्ड रेगन की, ठीक चंद मिनट के बाद 52 इनके डिप्लोमेट्स उन्होंने, वो सफारत खाने के लोग जो है वो रिहा कर दिए, एक मैसेज दिया कि हम आपको वहां पे हिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी एस्केलेशन ट्रैप से मामला इलेक्शन ट्रैप के अंदर चला गया। डोनाल्ड ट्रंप तो फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, इरानियन बिल्कुल भी नहीं है। देखें, इरानियन बार बार क्या कह रहे हैं, अभी उसके तकनीकी, कानूनी और सियासी पहलुओं के ऊपर बात हो रही है, अभी तक चीज़ें फाइनलाइज नहीं हुए। तो इरानियन ने तो असर्ट किया, वो तो कहीं पे हमें नज़र नहीं आते। देखें, ये वो ईरान नहीं है। इरानियन ने प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स दिया था, जब आपको याद होगा कासिम सुलेमानी को इन्होंने हिट किया, तो उन्होंने बड़ा अपना रिस्पॉन्ड जो था, बड़ा उनका आप कह लें कि कैलकुलेटेड मूव थी उनकी है। और उसके अलावा ये पिछले साल जो 13 जून को जिसकी कल उन्होंने एनिवर्सरी मनाई, उस अटैक की बात करना। लेकिन अभी की जो नई नस्ल आई है वो तो कह रही है कि हम जो है स्ट्रेच करेंगे, और जिस तरीके से मिलिट्री मसल फ्लेक्स किया उन्होंने एक हफ्ते के अंदर, ये पूरी दुनिया के थिंक टैंक्स लिख रहे हैं कि ये वो ईरान है ही नहीं है, और जो स्ट्रेटेजिक कॉन्फिडेंस इनके पास है वो सारे का सारा मिडल ईस्ट देख रहा है। और जो जैसे हमीद गुल साहब ने बात की थी, कहा OIC तो साइड पे कर दें, GCC के कंट्री को, ओमान को वो थ्रेट कर रहा है अमेरिका, लेकिन देवर एट स्लीप है, वो खामोश को बैठे हुए थे। तो मेरा ख्याल में इरानियन जो है वो तो ये जंग जिस तरह से इंडिया की जंग हमारे फायदे में रही, ये जंग उनके फायदे में रही, और इरानियन जो हैं बड़े टफ निगोशिएटर साबित हुए हैं। हमें इससे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और फिर पूछेंगे कि चले अमेरिका और ईरान के अंदर क्या चीज़ चल रही है, वो तो हमने आपको बता दिया। इसराइल के लिए ये डील होना ये कैसी खबर है, बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, साजिद तारड़ साहब, पहले ही कहा जा रहा था, अगर जो डिले सामने आ रहा था वो कहा जा रहा था जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप को ना इसराइली कुछ लॉबी ऐसी है जो कि प्रेशराइज कर रही है। अब इस डील के हवाले से बताइए कि इसराइल के लिए कैसी खबर है, और बहुत से लोगों का ख्याल था कि इसराइल ने हमेशा स्पॉइलर का रोल प्ले किया है। इसराइल को ये सब कुछ मंजूर होगा, और क्या मुस्तकिल अमन इस खित्ते में आ सकता है? सबसे पहले तो मैं जो तजिया उस्मान साहब दे रहे थे, उस रिमार्केबल, आई एम सो इम्प्रेस्ड बाय हिम। उन्होंने एक कूजे में दरिया बंद किया है, माशाल्लाह। अब बात करते हैं कि इसमें इजराइल आज कहाँ खड़ा है। अभी मैंने चंद सेकंड पहले अल जजीरा पे देखा कि अभी भी वो लेबनान के ऊपर बॉम्बिंग कर रहे हैं, और वहां पे सीज फायर भी हो चुका है लेबनान की गवर्नमेंट के साथ। यहाँ वॉशिंगटन DC में डायलॉग भी चलता रहा है। और दूसरा, जो मैं इस वक्त वॉशिंगटन DC में बैठा ये बात कर रहा हूं, जब तक आप अपना होमवर्क ठीक नहीं करेंगे, आपके साथ ऐसे ही होता रहेगा, इजराइल करता रहेगा। उसकी वजह मैं बताता हूं। $127 मिलियन 2024 के इलेक्शन में APEC ने लगाया था, यहां से कांग्रेस और सेनेटर्स की सपोर्ट लेने के जी। जाइनस लॉबी, और सिर्फ अकेली नहीं है, उनके साथ क्रिश्चियंस ऐसे मौजूद हैं जिनको हम अमेरिका में कहते हैं दे आर जाइनस क्रिश्चियंस। इस वक्त आज भी व्हाइट हाउस के जो टीम है प्रेसिडेंट ट्रंप की, उसमें मेजॉरिटी, आप पीट हेग्सेथ को देख लें, आप माइक हकबी को देखें, इजराइल के अंदर जो हमारे अमेरिकन एम्बेसडर हैं, ये सब के सब जाइनस क्रिश्चियन हैं, और ये बिलीव करते हैं प्रॉमिस लैंड होनी चाहिए, और ये फलस्तीन से सऊदी अरेबिया तक जो सारा एरिया है, ये प्रॉमिस लैंड जो है इजराइल को देनी चाहिए। वो मुसलसल प्रेसिडेंट ट्रंप के ना सिर्फ इस दौर में बल्कि फ्यूचर में भी आप देखेंगे कि उनकी सपोर्ट ऐसे ही रहेगी। इजराइल दर हकीकत समझ चुका है अमेरिका क्या है, अमेरिका में सपोर्ट किस तरह हासिल करनी है। और फिर उसके बाद देखें, ऑब्जेक्टिव आज ये है कि हम सब ये कह रहे हैं, बिल्कुल एब्सोल्युटली मैं एग्री करता हूं, ईरान ने डिलीवर किया है, चाइना ने प्रोवाइड किया है। तो दर हकीकत, और प्रेसिडेंट ट्रंप, मैं सुन रहा था, फ्रस्ट्रेटेड हैं, वो उन्हें फ्रस्ट्रेटेड होना चाहिए। पिछले 12 साल इस मुल्क के अंदर जो हुआ है, इस मुल्क की वीक फॉरेन पॉलिसी का किसने फायदा नहीं उठाया, इस मुल्क की वीक ट्रेड पॉलिसी का फायदा किसने नहीं उठाया। डोनाल्ड ट्रंप साहब उसको 12 साल की चीजों को
4 साल में फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें वो फ्रस्ट्रेटेड भी नजर आएंगे, उसमें डिसअपॉइंटेड भी नजर आएंगे, और वो सारे जो जो हो सकता है वो इस वक्त हो रहा है, चाहे वो एक्सटर्नल चीजें हो, चाहे वो फॉरेन पॉलिसी हो, चाहे डोमेस्टिक पॉलिसी हो। 12 साल की सफाई 4 साल में इट्स नॉट एन इजी वर्क। अब इसमें मैं जो बात करना चाहता हूं, इजराइल इस वाकये के बाद ईरान से जो लेसन लर्न करके अब उन्होंने नया महाज कोई खोलेंगे। एक महाज तो वो खोल चुके हैं, गजा 70% 60% पे थे, अभी हफ्ता पहले उन्होंने 70% ऑक्युपाई किया, टारगेट उनका 100%। लेबनान के पीछे गए हैं, इसके बाद सीरिया के पीछे जाएंगे। आप देखेंगे कि गोलान हाइट्स जो है वो परमानेंट इजराइल को दिलवाने की कोशिश करेंगे जायनिस्ट और जायनिस्ट क्रिश्चियन। तो दर हकीकत ये एक नॉन स्टॉप चीज है। जब तक आपके बच्चे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे अबूर हासिल नहीं करेंगे, फ्यूचर की जंगें स्पेसएक्स, फ्यूचर की जंगें बिल्कुल कंप्लीटली डिफरेंट नौयत की होंगी। ना त्यारे होंगे, ना टैंक होंगे, ना नेवी होगी उसके अंदर। तो जिसकी स्पेस के अंदर सुप्रीमेसी होगी, गेम वहां से होगी। अमेरिका ने, प्रेसिडेंट ट्रंप ने पिछले अपने पहले दौर के अंदर स्पेस फोर्स बनाई थी। आज किसी कंट्री के पास इतनी ग्रिप नहीं है स्पेस में जितनी अमेरिका के पास है। अमेरिका के पास अगर वहां पे स्ट्रांग होंगे तो उनके साथ इजराइल स्ट्रांग होगा। तो दर हकीकत अपने बच्चों को, अपने मुस्तकबिल को सिक्योर करने के लिए सबसे बड़ी रिक्वेस्ट मैं ये करना चाहूंगा आपके चैनल के जरिए कि खुदारा बच्चों को इंग्लिश और मैथ पढ़ाएं, उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ लेकर आएं। दैट इज द ओनली वे फॉरवर्ड। ठीक है। अच्छा डॉक्टर शाजिया, जैसे कि खलीजी ममालिक की अगर बात की जाए तो उनके ईरान के साथ ताल्लुकात बड़े ख़राब चल रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि ईरान ने उन तमाम ममालिक में अटैक किए जहाँ पर अमरीकी बेसिस मौजूद थी। ये जो 60 रोज़ का एक वक्फा इसे कहा जा रहा है, क्या इस दौरान ईरान और खलीजी ममालिक के साथ ताल्लुकात की बेहतरी के लिए भी कोई एफर्ट्स होंगी या वो भी इस पूरे प्रोसेस से बाहर है? देखें, ये MOU जितना भी सिंबॉलिक हो और इसमें जितना भी दोनों पार्टीज इसको छुपाकर अपनी अपनी शिकस्त और फतह जो है उसकी रीपैकेजिंग करे, जैसे मैं बार बार कह रही हूँ, लेकिन आखिर दुनिया जो है वो भी अंधी बहरी तो नहीं है। तो एक बात तो बहुत क्लियर है कि ईरान ने ना सिर्फ ये कि इन हमलों को एब्जॉर्ब किया है बल्कि अपनी डिटरेंस को इस्टेब्लिश भी किया है। और इसी हकीकत ने चाहे ये स्ट्रेटेजिक पॉज जो है वो 60 दिनों का हो या 60 दिन से कम का हो या अभी हो साइन या ना हो, गल्फ के कंट्रीज को भी ये समझ में आ गया है कि उनकी जोग्राफियाई हकीकत भी ये तकाजा करती है कि वो कंसोलिडेट करें अपनी जो सिक्योरिटी है अपने अड़ोस पड़ोस। ये जो एक्सपेरिमेंटेशन है, जो एक सिक्योरिटी रैकेट चलाने वाली और जो हजारों मील दूर जो है जहां से आप अपना सिक्योरिटी अरेंजमेंट और पैसा भी खुद लगा रहे हैं। और क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि आपने अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो पॉइंट खुलवाना है, किससे खुलवाना है? ईरान से खुलवाना है। तो तमाम गल्फ के ममालिक जो हैं वो ईरान से राब्ता भी कर रहे हैं। कुछ जो हैं वो बाकायदा जिस तरह जो है वो खबरों में भी आता है, कुछ का तो डॉक्टर साहिबा, अब्राहम एकॉर्ड्स का मुतालबा तो डोनाल्ड ट्रंप ने रखा ना, अभी से करनी शुरू हो रहे हैं। अब्राहम एकॉर्ड का मुतालबा तो डोनाल्ड ट्रंप ने रखा कुछ रोज पहले, लेकिन अगर ईरान एकॉर्ड हो गया खलीजी ममालिक के साथ तो फिर क्या सिनेरियो बनेगा? और ताल्लुकात ठीक हो गए खलीजी ममालिक के ईरान के साथ, और पाकिस्तान जिस तरह का पाकिस्तान का रोल रहा है, डिप्लोमेटिक ब्रिज अगर पाकिस्तान ने प्रोवाइड कर दिया सऊदी अरब और दीगर ईरान के साथ और दीगर खलीजी ममालिक के साथ, तो फिर क्या सिनेरियो बनेगा? देखें, एकॉर्ड तो एक बहुत डिफरेंट चीज है। हम दोबारा उसी यूनिपोलैरिटी के रिटोरिक से भी नहीं निकलते। आने वाले वक्त में ये इस तरह के एकॉर्ड और खुल्लम खुला इस तरह की बातें कि आप मेरे दोस्त हैं मेरे नहीं है, ऐसा नहीं होगा। बायलैटरल और फंक्शनल रिलेशनशिप होंगे जिन पे काम भी शुरू हो गया है। जिन फ्रोजन एसेट्स की बात हो रही है, आखिर गल्फ के कंट्रीज खुद ही ये माने हैं ना, उनमें से एक दो, कि हम ट्रंप को इसमें बेल आउट करते हैं, ईरान के पैसे। ईरान इस बात पे पोजीशन लेके बैठा हुआ था कि पैसे जो हैं वो ट्रंप गवर्नमेंट ही हमें देगी वरना हम नहीं लेंगे। तो उनको फिर कन्विंस किया, खासतौर पे सुनने में आ रहा है पाकिस्तान ने, कि पैसे पैसे ही हैं, अभी जरूरत है तो आप जिस तरीके से हो रहा है, तो गल्फ के कंट्री उसमें मीडिएट कर रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो फ्रोजन एसेट्स जो हैं, जो कि असूली तौर पे ट्रंप को ऐलान करना चाहिए था, वो उनके वापस कर रहे हैं। और बायलैटरली जो हैं वो भी ऑफर कर रहे हैं, रिश्ते भी जो है वो उस्तवार करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें सिर्फ अगर मौत का समा है तो वो इसराइल में है, और उस मौत के समा में उनको ये दिखाई दे गया है कि भले जाहिर है अगर हम यहाँ बैठ के इसकी पार्स कर रहे हैं, हम इसे डिसाइफर कर रहे हैं कि जी ये MOU बाइंडिंग नहीं होता, कोई लीगल नहीं होता, सिर्फ एक स्ट्रेटेजिक पॉज है,
हम उस पे भी खुश हैं कि चीजें जो हैं वो रिसेशन से बच जाएंगी, ग्लोबल रिसेशन से हम कहीं गुर्बत से, कहत से हम निकल जाएंगे, जंग हमारे पड़ोस से चली जाएगी। लेकिन उनको जो चीज नजर आ रही है वो ये, ईरान का फ्यूचर का जो रोल है इस खित्ते के अंदर, बिल्कुल। ईरान ने ये एस्टेब्लिश कर दिया है कि गल्फ कंट्रीज की सिक्योरिटी जो है वो डिटरमिन करेगा ईरान, और वो ईरान के बायलैटरल रिलेशंस पे डिटरमिन होगी। और बाकी भी खित्ते के तमाम जो ताल्लुकात हैं और जो चोक पॉइंट्स हैं, वो बाबुल मंदेब हो जाए या स्टेट ऑफ हुर्मुज हो जाए, वो भी ईरान की जवाबदेही पे होंगे। और लेबनान पे उसने जितने हमले करने हैं वो करता रहे, लेकिन उसका जवाब जो है वो ईरान से किसी भी तरफ से आ सकता है। तो बिल्कुल उसके डॉक्टर नतीजे में शाजिया, वो कर क्या ये रहे बड़ा हैं? अहम उन्होंने नुकता कोई आपने उठाया है कि आर्टिकल ईरान जो है पहले से ज्यादा मजबूत हुआ है, लेकिन उस्मान साहब ये जो मजबूत ईरान, ये खलीजी ममालिक को क्या मंजूर होगा? दूसरा ये कि इसराइल की अगर बात की जाए तो इसराइल को तो जंग चाहिए थी, इसराइल की बका कहा जाता है कि जंग में है, और जिस दिन जंग खत्म होगी इसराइल जो है वो बिखर जाएगा। कहा जा रहा है कि इसराइल की 5% आबादी जो है वो छोड़कर चली गई है, जंग की वजह से वो लोग इकट्ठे होकर बैठे हुए हैं। तो इसराइल में क्या सूरत हाल होगी, और खास तौर पर इस हवाले से आप क्या कहते हैं? देखिए, जो इब्राहिम अकॉर्ड था वो तो डाइल्यूट हो चुका हुआ है। जिस तरीके से आपने खुद बात की कि ईरान के साथ तो हेलसिंकी प्रोसेस के तहत सऊदी अरबिया खुद एंगेजमेंट करना चाह रहा है, और सऊदी अरबिया के साथ अगर यूएई नहीं भी है तो बाकी तमाम ममालिक जो हैं वो ऑन बोर्ड हैं। वो चाहते हैं दितांत का पीरियड जो है नॉर्मलाइजेशन की तरफ उसी तरीके से जाए जिस तरीके से हमने कोल्ड वॉर के अंदर देखा। और इरानियन भी आपको याद होगा 2023 के अंदर रिप्रोचमा साइन इन्होंने किया हुआ था, चाइना के अंदर है। देखें, खित्ते के तमाम कंट्री इंक्लूडिंग ईरान वो क्या चाहते हैं, वो डेवलपमेंट चाहते हैं, वो रिकन्स्ट्रक्शन चाहते हैं, रिहेबिलिटेशन चाहते हैं। उनका जो इमेज टार्निश हुआ है, जिस तरीके से यूएई की बात करें हैं, जो ट्रांजिट हब है, इकनॉमिक हब है, वो भी चाहते हैं। लेकिन सिर्फ एक अपना ऑड वन आउट यहाँ पे नज़र आता है आपको, इजराइल है। तो मेरे ख्याल में इजराइल तो वो खुद एक पराया स्टेट बन गया है, रीजन के अंदर है। उनकी तो पैराफरी का डॉक्ट्राइन 2.0 यही था कि ईरान को साइड पे करके अरबों के साथ ताल्लुकात बनाना है, जो कि रिवर्स अपना मॉडल है। 1960 में ये चाहते थे ईरान टर्की को एंगेज करें और अरबों के खिलाफ लड़ रहे थे, तो वो तो ख़त्म हो चुका हुआ है। इसमें कोई शक नहीं कि जो दूसरा बंदा आएगा, नफ्ताली बेनेट, अगर वो भी इलेक्शन जीत जाता है तो उनका भी डॉक्ट्राइन जो है, उनका भी गवर्नेंस मॉडल इसी तरीके से है। लेकिन मुझे लगता है ये चीज़ें होती हुई उस तरीके से नज़र नहीं आती जिस तरीके से ईरान ने यहाँ के ऊपर असर्ट किया। और देखें, एक मोमेंट ऑफ ट्रुथ है तमाम अरब रियासतों के लिए, ठीक, कि वो ना अमेरिका के ऊपर रिलाई कर सकते हैं और वो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं अपने पूरे के पूरे सिक्योरिटी के पैराडाइम को। देखें, जिसके अंदर पाकिस्तान जो है वो आपको यहाँ के ऊपर रेलिवेंट नज़र आता है। मेरे लिए अफसोसनाक बात है, ये लॉस्ट डेकेड है ये जो अभी हम देख रहे हैं, और आगे भी फ्यूचर के अंदर सिचुएशन को इतनी आप कह लें कि तासुर को इतना बेहतर नजर नहीं आ रहा। 2 दिन पहले का तासुर जो है वो बेहतर नजर नहीं आ रहा। लेकिन क्विकली अगर साजिद तार साहब आपसे पूछ पाऊं, मुस्तकबिल का मंजरनामा आपको क्विकली क्या नजर आ रहा है सर? देखिए, मैं न्यू नॉर्म देख रहा हूं कि जंग बंद है, झड़पें जारी हैं, ये इसका न्यू नॉर्म है। और मैं बिल्कुल इसके बाद देख रहा हूं कि यहाँ पे ये आप जेन में रखें कि अमेरिका अभी तक 700 से ज्यादा आर्मी बेसिस रखता है पूरी दुनिया के अंदर। 18 बेसिस मिडिल ईस्ट में वो बंद करके नहीं जा रहा है वो, और जो इस यहाँ से जो कुछ सीखा है इस पे मजीद रिसर्च करेगा कि आज चाइना के पास क्या टेक्नोलॉजी है, चाइना को किस तरह कंटेन करना है। ये आज भी अमेरिका के लिए सबसे बड़ा इशू है। अमेरिका का ऑब्जेक्टिव एक ये भी था वहां जाना, एक तो चाइना का तेल बंद करना, तरक्की रोकना, कैचअप करना। तो मेरे ख्याल में मैं देख रहा हूं पाकिस्तान का मुस्तकबिल, पाकिस्तान की मिलिट्री डिप्लोमेसी का राइज देख रहा हूं। उस खित्ते के अंदर आपकी आर्मी जाके दूसरे वाहिद आर्मी, एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, पाकिस्तान की आर्मी वाहिद आर्मी है जो अमेरिकन आर्मामेंट और चाइनीज आर्मामेंट दोनों पे महारत रखते हैं। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका साजिद तार साहब, नजीमा साहिब आपका बहुत शुक्रिया, उस्मान शाहिद साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह।